कोटा के मंडाना गांव में दबंगों का खौफ, पुलिस पहरे में निकली दलित दूल्हे की बिंदौली। मंडाना थाने के भिलोद गांव का ये मामला है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मंडाना एसएचओ अजय शर्मा ने फर्स्ट इंडिया से कहा कि दलित दूल्हे की बिंदौली रोकने जैसा कोई प्रकरण नहीं, केवल आशंका में लगाया था जाप्ता। सकुशल बिंदौली निकलने के बाद दूल्हे जितेंद्र मेघवाल ने पुलिस को थैंक्स कहा। उदयपुर के गोगुंदा से अगली खबर है। पड़ोस में रहने वाली लड़की से शादी करना युवक के परिवार को भारी पड़ गया। लड़की के परिवार के 30 से अधिक लोगों ने बोला, लड़के के परिवार पर धावा और मारपीट करने आए लोगों ने 4 मकान को आग के हवाले कर दिया। आग से चारों मकान जलकर खाक हो गए। चारों परिवार के 40 लोगों ने इस दौरान मौके से भागकर जान बचाई। इस आग से नकदी, अनाज और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग से चारों परिवारों को लगभग 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सभी 40 लोगों ने मालवा चोरा के नालिया फला में शरण ली। पीड़ित शगा गरासिया ने सारा थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने जांच शुरू की। बीजेपी का राजस्थान में मिशन 25 पूरा होगा या नहीं, इसे लेकर बीजेपी नेताओं के मन में कोई संदेह नहीं है। भजनलाल सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मिशन 25 कामयाब होगा और पिछली बार की तरह सभी 25 सीटें बीजेपी की झोली में आएगी। 400 पार के नारे को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लड़ी टुकड़ों में, कई जगह तो उनके कैंडिडेट ही नहीं थे, कैंडिडेट बदलते रहे वो, इसके कारण से कांग्रेस कार्यकर्ता हतोत्साहित थे, इसलिए मतदान कम हुआ। भाजपा का पूरा मतदान हुआ, इसलिए भाजपा पहले राउंड में भी जीतेगी। और पहले राउंड की कम पोलिंग को देखकर दूसरी राउंड में इतनी ज़बरदस्त लहर बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को झोंक दिया और एक प्रकार से वो पहले से भी प्रचंड लहर के रूप में दूसरे राउंड में भाजपा को मिले हैं। मैं समझता हूँ कि भाजपा लगातार तीसरी बार हैट्रिक करेगी और 25 की 25 सीटें जीती। पूरे भारत के अंदर 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया, पूरे भारत में लहर के साथ साथ राजस्थान के अंदर में कम से कम 8 लोकसभा क्षेत्र में गया, विशेषकर में नागौर में गया। नागौर के अंदर भारी बहुमत से हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ज्योति मुद्दा जीत रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से मैं टोंक सवाई माधोपुर में जब मैंने मोर्चा देखा, लगभग 60% मत वहाँ से मिले। पूरी टोंक सवाई माधोपुर विधानसभा से ज़्यादा कम से कम 3 लाख मतों से सुखबीर सिंह जो जीत रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर जो लहर चल रही है मोदी जी के नाम की, तो हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। और जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया कि 400 पार, 100% हम 400 पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोटा बूंदी लोकसभा में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और विशेषकर मेरे सांगोद विधानसभा में तो पिछली बार की लोकसभा से भी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है। लोगों में एक उत्साह था कि उन्हें उम्मीद है कि देश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है, देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी। इसलिए महिलाओं में अपार उत्साह था, युवाओं में एक अपेक्षा थी कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और एक विकसित राष्ट्र बनेगा। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विश्लेषणात्मक आंकड़ा जारी किया है। दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 72.94 दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। प्रदेश में 25 लोकसभा क्षेत्रों में 68.63 दिव्यांग मतदाताओं ने वोट किया। उधर चुनावों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक रहा, तो वहीं दूसरे चरण वाले 13 लोकसभा साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी क्षेत्र की महिलाओं से मतदान में आगे रही। शहरी क्षेत्र के पुरुषों ने ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। बांसवाड़ा में आंकड़ा 84.93% के साथ सर्वाधिक रहा, जबकि भरतपुर में सबसे कम 44.37% दिव्यांगजनों ने मतदान किया। शहरी क्षेत्रों में 63.64% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 64.47% महिलाओं ने मतदान किया। इसी तरह शहरी क्षेत्र में पुरुष मतदाता आगे रहे। शहरी क्षेत्र के पुरुष मतदाताओं ने 67.67%, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों ने 65.22% मतदान किया। शहरी क्षेत्र के 56.33% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 40% थर्ड जेंडर मतदाता ने मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्र के कुल 64.86% मतदाताओं ने मतदान किया,
जबकि शहरी क्षेत्र के कुल 65.69% मतदाताओं ने मतदान किया। इस पूरे लोकसभा चुनावों में ग्रामीण मतदाता की उदासीनता रही, जिससे मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। और चलिए बात करते हैं दौसा रत्न अवार्ड के रंगारंग आयोजन की। दौसा में हुए इस कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शिरकत की। इस दौरान आयोजकों की ओर से डॉक्टर जगदीश चंद्र का भव्य स्वागत किया गया। चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने शहीद परिवारों का सम्मान किया, साथ ही कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। आयोजन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि फर्स्ट इंडिया ऐसा प्रयास लगातार कर रहा है, समाज के हर वर्ग में छिपी प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिले। इसके लिए कंपनी की ओर से OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में दौसा के मूल निवासी और फिल्म अभिनेता जोजो, RPSC के पूर्व सदस्य विनोद बिहारी शर्मा, सिंगर सलमान अली, कलर्स टीवी फ्रेम भानु प्रताप, कंसल्टेंसी ग्रुप के हैदर खान सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम जो है युवा प्रतिभाओं के सम्मान का है, जो लाइमलाइट में नहीं है, किसी गांव में है, ढाणी में है, कस्बे में है, उनको ढूंढना, उन्हें लाना और फिर उनके कैरियर के लिए उनको ट्रेन करना, उन्हें ब्रांड के रूप में आगे बढ़ाना एक बहुत अच्छा काम है। और इस सम्मान के साथ साथ एक नई परंपरा आज आपने शुरू की है, शहीदों के सम्मान की। बहुत अच्छी परंपरा है ये। हम केवल मौज मस्ती में नहीं डूबे, उसके साथ साथ वो लोग जो राष्ट्र की रक्षा में हैं, जिनके कारण से सीमाएं सुरक्षित हैं, जिनके कारण से हम लोग सुरक्षित हैं, उनका मान सम्मान समाज का एक कर्तव्य है। न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ राणा का होली हास्य कवि सम्मेलन। यहां पर हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के कम्युनिटी सेंटर में आयोजन हुआ। एक्टिंग काउंसिल जर्नल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क डॉक्टर वरुण जेफ के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम हुआ। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, गौरव शर्मा और अंकिता सिंह ने कविताओं से बांधा समा। राणा के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने राजस्थानी भाषा में इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, सभी अपने परिवारजनों, रिश्तेदारों और मित्रों से ज्यादा वोट करने के लिए कहे। साथ ही प्रेम भंडारी ने इस बात की निराशा व्यक्त की कि वर्तमान में NRI को विदेश से जाकर वोट देने का प्रावधान है, जो अधिक खर्चीला, महंगा और अव्यवहारिक है। भंडारी ने उम्मीद जताई कि मोदी अपने तीसरे टर्म में अप्रवासियों को अपने मत के प्रयोग का अधिकार देंगे। और भंडारी ने राणा के सिल्वर जुबली वर्ष में सभी अप्रवासियों को राजस्थान में बधाई दी। बतौर मुख्य अतिथि एक्टिंग काउंसिल जर्नल ऑफ इंडिया डॉक्टर वरुण जेफ ने अपने उद्बोधन में कहा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को समृद्ध बनाने में भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के अभूतपूर्व योगदान, भारत के विकास और समृद्धि में उनके योगदान के बारे में बात की। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए चलो इंडिया अभियान के बारे में जानकारी दी। कहा, भारत में विविध परिदृश्यों, संस्कृतियों और पर्यटन की पेशकश का अनुभव करने अपने कम से कम 5 अमेरिकी मित्रों और व्यावसायिक सहयोगियों को भारत ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उच्च तकनीक वाली नौकरियों और अत्याधुनिक तकनीक के लिए तैयार करने और भागीदारी बनने का आह्वान किया। डॉक्टर जेफ ने प्रेम भंडारी की सराहना की और राणा को राजस्थानी समुदाय और राजस्थान के मित्रों के लिए उनके कुशल नेतृत्व की बधाई दी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि राज्य की परंपराएं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अमेरिका में जीवित और समृद्ध बनी रही। लोकतंत्र महापर्व चल रही है भारत के माने, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि NRI जिसका पूरी दुनिया में 1.80 करोड़ वोट नहीं दे सके NRI, आप वंचित था। उम्मीद करा कि मोदी जी को तीसरो टर्म गई तो NRI जरूर वोट दे पाई। आज की तारीख में दे सका, लेकिन उन वास्ते हिंदुस्तान जाना पड़ी आपने। आज जिन शहर में उठे जाना पड़ी आपने। राजस्थान में बीजेपी का मिशन 25 रहेगा। ये तो लोकसभा चुनावों के परिणाम तय करेंगे, लेकिन इससे पहले राज्य के बीजेपी नेताओं को अलग अलग राज्यों में चुनावी मोर्चों पर भेजा जा रहा है। कुछ जगह विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों की जिम्मेदारी संभाली होगी, तो वहीं प्रवासी वोटर्स को साधना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के नेताओं को कुशल संगठनकर्ता माना जाता है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के नेता। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का इंतजार है। और इसी बीच अन्य राज्यों में जारी मतदान प्रक्रिया और कुछ जगह हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजस्थान के नेता अलग अलग राज्यों में मोर्चा संभालेंगे। इसमें प्रमुख तौर पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी हैं,
जिन्हें बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ओडिशा की कमान दी है। राजस्थान के बीकानेर से सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे संवेदनशील चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अर्जुन राम मेघवाल जिम्मा संभालेंगे। साथ ही पंजाब और कर्नाटक में भी चुनावी दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और कैलाश चौधरी को भी ओडिशा का जिम्मा दिया गया है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तेलंगाना जाएंगे। प्रदेश भाजपा के नेताओं को दूसरे राज्यों में जो जिम्मेदारी दी गई है, इस पर बात करें तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आंध्र में बगड़ी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे और कार्यक्रम को देखेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी जिम्मेदारी संभालेंगे। खास तौर से प्रवासी राजस्थानियों के बीच पार्टी का प्रचार करेंगे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच भी जाएंगे आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आंध्र प्रदेश में दौरों को अंतिम रूप देंगे। तो वहीं आंध्र चुनाव में सोशल मीडिया का काम भी देखेंगे। इसके अलावा राजस्थान के नेता हिरेंद्र कौशिक और उज्जवल सोशल मीडिया देखेंगे। तो वहीं टीम भजनलाल सरकार के मंत्रियों को मिले टास्क की बात करें तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत, मंत्री जोगाराम पटेल को ओडिशा का जिम्मा। तेलंगाना में सुनील बंसल पहले से ही जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। टीम सीपी जोशी के सदस्यों को तेलंगाना का टास्क दिया है। नारायण पंचारिया, प्रभुलाल सैनी, दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवाल, विजेंद्र पूनिया, आईदान सिंह भाटी, कैलाश मेघवाल, भागीरथ चौधरी, हरिराम रिणवा को जिम्मेदारी। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को भी तेलंगाना में टास्क। प्रवासी राजस्थानियों को साधने का काम करेंगे। चुनाव की दृष्टि से राजस्थान के अंदर दोनों फेज के हमारे चुनाव पूर्ण हो चुके हैं और अब राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों के अंदर प्रवास की दृष्टि से और चुनावों के अंदर वहाँ पे काम करने के लिए लगाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा अनेक राज्यों के अंदर चुनाव की दृष्टि से प्रवास पे जाएंगे। साथ ही डिप्टी सीएम, सारे सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और प्रदेश के पदाधिकारी, इस लेवल के सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में चुनाव की दृष्टि से प्रवास पे भेजा जा रहा है। बहरहाल राजस्थान के बीजेपी नेताओं को लेकर लगातार जिम्मेदारी मिलती रहेगी और सभी प्रमुख नेताओं को अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी व अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। इसमें से कुछ वो नेता भी हैं जिनके चुनावी भाग्य का निर्णय भी आना शेष है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। दिवंगत पूर्व पार्षद रमेश गुर्जर की प्रथम पुण्यतिथि पर जयपुर के शास्त्री नगर के रमेश गुर्जर पार्क में विशाल रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। दिवंगत रमेश गुर्जर लोकप्रिय पार्षद होने के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यश प्राप्त करने वाले इंसान थे। इस अवसर पर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पूर्व महापौर निर्मल नाहटा, भाजपा नेता आलोक पारेख, विभिन्न वार्डों के पार्षदगण सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। रक्तदान शिविर के दौरान सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने दिवंगत रमेश भाई की स्मृति में पार्क में प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा नेता आलोक पारेख ने बताया कि कैंप में 182 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। आज के 10 साल पहले आतंक की तस्वीर को बयां करते कश्मीर और आज के सुकून, खुशी और शानदार मौसम की तस्वीर को बयां करते हुए धरती के स्वर्ग कश्मीर की सटीक व्याख्या अजय कुमार ने की। कल फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार ने श्रीनगर की यात्रा की और इस यात्रा के वृत्तांत को उन्होंने शब्दों में पिरोकर अपने खूबसूरत लेख और सोशल मीडिया पोर्टल पर लिखा और कश्मीर की इस बदलती तस्वीर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं श्रीनगर की खूबसूरत तस्वीरों के साथ अजय कुमार ने क्या लिखा। 22 साल बाद कल श्रीनगर गया, वो शहर जो 1996 से 2001 के बीच मेरी कर्म भूमि रही और मेरे लिए घर जैसा था। आतंक और मिलिटेंसी पर रिपोर्टिंग के लिए साल में कम से कम
8 से 10 बार कश्मीर जाया करता था। मिलिटेंसी का दुर्गम दौर था वो। सेना की मदद के बिना कवरेज नहीं हो पाती थी। कई रातें जाग कर बिताई थी कि कहीं कोई AK-47 की गोली काम तमाम न कर दे। 32 सिखों की हत्या जो छत्तीस सिंहपुरा में हुई थी, उस हादसे की कवरेज के दौरान मिलिटेंट्स ने चेताया। रात के 3 बजे फोन पर 5 घंटे में घाटी छोड़कर भागने का फरमान जारी किया गया। ऑफिस ने तुरंत वापसी का इंतजाम किया था। उस वक्त आज तक चैनल में काम करता था। उसके बाद घाटी में कभी प्रवेश न करने का संदेश दिल्ली में मुझ तक पहुंचाया गया। घर वालों के दबाव में वापस नहीं गया। कल जब लाल चौक पर क्लॉक टावर पर तिरंगा लहराता देखा तो सीना 56 इंच का महसूस किया। ये वही लाल चौक था जहां कभी शाम 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं था। दुकानें बंद रहती थीं, लोगों में डर और खौफ था। सेना का कोई जवान आज लाल चौक पर सुरक्षा के लिए तैनात नहीं था। जिंदगी लहलहा रही थी और टूरिस्ट बरसात और गुलाबी ठंड का मजा लूट रहे थे। लोग कॉफी पी रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे, जलेबी तली जा रही थी और जिंदगी चटकदार लग रही थी। ये 1996-2001 वाला श्रीनगर नहीं था। ये 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर है। धारा 370 और 35A को इनफेक्टिव बनाने के बाद का कश्मीर, ये मेरा, हम सबका, पूरे भारत का कश्मीर है। इस नए कश्मीर के लिए जितना भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ, उतना ही अपने बॉस श्री जगदीश चंद्र को भी, जिन्होंने बातों बातों में श्रीनगर के ठंडे मौसम में कुल्फी खिलाने के लिए मुझे मेरे कश्मीर से मिलाया। महज 8 घंटे में हम दोनों कुल्फी खाकर वापस आ गए। लेकिन मेरे लिए ये 22 साल के वनवास का खात्मा था। अपने दूसरे घर में जाकर घर वापसी का एहसास था। श्रीनगर की खुली हवा में आजादी की सांस लेना था। एक एहसास जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा। इस सब के लिए भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में वन्यजीव गणना अगले महीने प्रस्तावित है। वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना कर 15 जून तक आंकड़े संकलित कर अरण्य भवन भेजे जाएंगे। प्रदेश के तीनों टाइगर रिजर्व, झालाना और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व सहित तमाम वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र में वन्यजीवों की गणना के आदेश जल्द जारी किए जा सकते हैं। वाटर होल पद्धति से वन्यजीव संख्या आकलन पर जिलेवार स्तर पर करवाया जाता है। इसके लिए प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय जल्द आदेश जारी कर सकते हैं। इस बार भी कई स्थानों पर कैमरा ट्रैप पद्धति से तो कई स्थानों पर वॉलंटियर की मदद से गणना की जाएगी। वन्यजीव की प्रजाति व लिंग का सही निर्धारण हो, इसके लिए मोबाइल या फिर कैमरे से फोटो खींचकर विशेषज्ञ से पहचान करवाना सुनिश्चित करना होगा। इससे पूर्व स्टाफ और वॉलंटियर को वन्यजीव आकलन के लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही आमेर में संचालित हाथी सवारी के समय में भी बदलाव किया गया। मई और जून के लिए पुरातत्व विभाग ने हाथी सवारी का शेड्यूल जारी किया है। आमेर महल अधीक्षक राकेश शोलक ने बताया कि 1 मई से हाथी सवारी सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक संचालित की जाएगी। जून में भी यही रोस्टर शेड्यूल रहेगा। इसके बाद 1 जुलाई से फिर हाथी सवारी के लिए रोस्टर शेड्यूल में परिवर्तन किया जाएगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आमेर में हाथी सवारी सुबह 7 से 11 बजे तक संचालित की जाएगी। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ हाथियों को समुचित रेस्ट मिले और वो गर्मी में उग्र ना हो, इसके लिए हाथी सवारी मई और जून के महीने में 3 घंटे संचालित की जाती है। सुबह 3 घंटे कम गर्मी होने की वजह से उन्हें बाद में थान में भेज दिया जाता है। जुलाई से सितंबर तक 4 घंटे और अक्टूबर से फरवरी तक 5 घंटे तक संचालित की जाती है। चालू वित्त वर्ष में पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार से होगी। ट्रैवल ट्रेड ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार से वित्त वर्ष के टूरिज्म इवेंट्स की शुरुआत करेगा। उम्मीद की जा रही है कि 5 से 7 मई तक जयपुर में आयोजित होने वाला ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार इस वित्त वर्ष की टूरिज्म एक्टिविटीज का गेटवे साबित होगा। दरअसल राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 2008 से आयोजित हो रहे द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग विदेशी डेलीगेट्स को राजस्थान की परंपरा के अनुसार आमंत्रण पत्र भेज रहा है। पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि पहले दिन 5 मई को वेड इन इंडिया एक्सपो महारानी महल रामबाग पैलेस में आयोजित किया जाएगा। वेड इन इंडिया एक्सपो का उद्देश्य है देश और विदेश के पर्यटकों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में वेडिंग्स की जाए, जिससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसी दिन शाम में जय महल पैलेस में GITB का औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। दूसरे और तीसरे दिन 6 व 7 मई को जयपुर के सीतापुरा में JCC हॉल में एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा।
देश के लोकप्रिय टाइगर पार्क में से रणथंभौर में अब महिला वन रक्षक पर्यटन सुधार में अपना अहम योगदान देंगी। फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर ने इस अनूठी पहल को किया है। इसके तहत टाइगर पार्क में महिला वन रक्षकों से गश्त कराने का निर्णय किया। खास बात इसमें यह है कि चॉइस जिप्सियों का इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा। ये महिलाएं न केवल पर्यटन वाहनों पर नजर रखेगी, बल्कि चालक और गाइड यूनिफॉर्म में है या नहीं, उनका व्यवहार ठीक है या नहीं, वे निर्धारित रूट पर वाहन संचालित कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से पर्यटन वाहनों की उचित दूरी बनाए रखे हैं या नहीं, या फिर किसी तरह से शोर शराबा या गैर पर्यावरणीय वस्तु का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। इन सब पर इन महिला गार्ड्स का विशेष फोकस रहेगा। इसके अलावा वाहनों पर निर्धारित जोन नंबर की प्लेट है या नहीं, पर्यटकों के पास उचित टिकट है या नहीं, इसका भी महिलाएं चेकिंग करेंगी। इनके द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर टूरिज्म मैनेजमेंट को प्लान किया जाएगा और ट्रैकिंग मॉनिटरिंग भी बेहतर होगी। कोटा में चंबल नदी में मिले युवक युवती के शवों की पहचान हो गई है। मृतका श्रीनाथपुरम इलाके की रहने वाली और हैंगिंग ब्रिज में टोल पर काम करती थी, तो वहीं युवक दीपक सेन बूंदी का रहने वाला, जो कि कोटा में कंप्यूटर की कोचिंग कर रहा था। प्रथम दृष्टया दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। दोनों ही 20 अप्रैल से लापता चल रहे थे, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 3 से 4 दिन पहले दोनों ने चंबल नदी में कूदकर अपनी जान दी। लापता होने से पहले युवक युवती से मिलने हैंगिंग ब्रिज पहुंचा। इसके बाद युवती वापस अपनी काम पर चली गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस मामले को लेकर पुलिस की जांच शुरू है। लड़की के परिवारजन तो शाम को आ गए थे। उन्होंने एक तरी रिपोर्ट पेश की जिसमें मर्ग नंबर 4 दर्ज कर दी गई है। उसके बाद आज पोस्टमार्टम के लिए आए, डॉक्टर साहब से पोस्टमार्टम करवाया और लड़के के रिश्तेदार ने भी एक तरी रिपोर्ट पेश की। इस पे मर्ग नंबर 5 दर्ज करेंगे। जाकर बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु डेड बॉडी को सुपुर्द करेंगे। नीमका थाना में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाकर खाईवाली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,16,98,786 रुपए का हिसाब मिला। साथ ही 4 लैपटॉप चार्जर, 14 मोबाइल फोन, 11 चार्जर, 1 मॉडेम, 1 प्रिंटर, 14 मोबाइल सिम, 2 मेमोरी कार्ड, 1 पेन ड्राइव, 2 हिसाब के रजिस्टर, 1 बॉल पेन और भारी मात्रा में भुगतान सामग्री व कागजात जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस, 8 खाली कारतूस के साथ 2 बोलेरो वाहन और 1 बाइक भी जब्त की। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।